तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को काल के बारे में पढ़ाया था। वहाँ पर विधिवत तरीके से मैंने काल को डिस्कस कर दिया था। अब दोस्तों बारी आती है समास की। मैंने बताया था अगले वीडियो में समास पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर समास पढ़ेंगे और दोस्तों इनका जो है ट्रिक के साथ बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ। समास को ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ। जो समास के प्रकार होते हैं उनको भी ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षिप्त। मतलब किसी बात को संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो उसे समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लें तो राजपुत्र, देशभक्ति। तो दोस्तों ये जो है आपके समास के उदाहरण हैं। अब परिभाषा क्या है तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए शब्द जो मतलब सार्थक हो। तो जो नया शब्द बनेगा, जो सार्थक शब्द बनेगा तो उसे समास कहेंगे। क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द एक में मिल जाएं और वहाँ पर एक शब्द का निर्माण करें और जो बनने वाला एक शब्द है इसका ये जो है सार्थक हो, मतलब इसका एक पूर्ण अर्थ हो, तो दोस्तों इसे जो है समास कहेंगे। अब समास को ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों ट्रिक है अब तक दादा। और अब तक दादा, अब इसका मतलब क्या है? तो आ से जो होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा। मतलब जो समास के प्रकार हैं टोटल आपके 6 प्रकार होते हैं। तो इन 6 प्रकारों को आप कैसे याद रखेंगे? अब तक दादा, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके होते हैं। यहाँ पर लिख भी दिया गया है, आप देखेंगे अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। अब तक दादा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये हो गई आपकी समास के भेद याद करने की ट्रिक। अब दोस्तों पहला है यहाँ पर हम सीरियल से पढ़ लेते हैं। तो द्वंद्व समास पहले पढ़ लें। तो द्वंद्व समास में क्या होगा दोस्तों? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। और इसकी ट्रिक क्या होती है? तो दोस्तों ट्रिक को इसी के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। योजक चिन्ह आपका इस तरीके का होता है, ये आपका योजक चिन्ह है, या यहाँ पर और कहीं पर लिखा हो और, या कहीं पर जब दो शब्द लिखे गए हैं उनके बीच में या लिखा हो तो दोस्तों वहाँ पर आपका होगा द्वंद्व समास। जैसे दिन रात में अगर आप देखेंगे तो दिन रात में यहाँ पर ये जो है तो बीच में योजक चिन्ह लगा है, दिन के बाद योजक चिन्ह, दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। और जैसे अगर बात करें तो नर नारी, माता पिता, आगे पीछे, तो दोस्तों इनमें आपका जो है द्वंद्व समास होगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों जैसे दिन है ये रात का उल्टा है, माता पिता आगे पीछे ये जो है एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। जहाँ पर दो आपको विपरीत शब्द दिखें तो दोस्तों वहाँ पर आपका होता है द्वंद्व समास। और यहाँ पर दूसरा क्या था? और हो या हो, जब दो शब्दों के बीच में और या आए तो दोस्तों वहाँ पर आपका जो होता है द्वंद्व समास होता है। इस तरीके से आपके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आगे बात करें तो आपका है द्विगु समास। अब द्विगु समास को आप कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों जिस शब्द का पहला पद जो है संख्यात्मक विशेषण हो, जहाँ पर जो पहला शब्द है तो वो संख्यात्मक हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चौराहा में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर 4 राह होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, तो यहाँ पर चौराहा में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पहला पद है तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला पद है वो संख्यात्मक है। इसी तरह से शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो शताब्दी 100 से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर मतलब कुल 100 वर्ष होते हैं एक शताब्दी में, तो यहाँ पर जो पहला पद है तो वो क्या है? संख्यात्मक है, तो यहाँ पर आपका जो है द्विगु समास होगा। इसी तरीके से सप्ताह, दोपहर, अष्टाध्यायी, तिराहा, सप्त सिंधु, सप्त ऋषि, त्रिफला। दोस्तों इसी तरीके से आपके आगे उदाहरण दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका तीसरा है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास को आप कैसे पहचानेंगे? जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो। मतलब जहाँ पर कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चक्रवाणी, तो यहाँ पर न ही पहला पद
पद प्रधान है न ही दूसरा पद प्रधान है। और इससे पहले दोस्तों आप नोट जरूर देख लें, जिस समास के दोनों पद जो है अप्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। यहाँ पर कोई भी पद जो है प्रधान नहीं है। आप देखेंगे जैसे पंचानन, पंचानन, पंचवटी, चतुर्नानन और शूलपाणी। आगे दिया गया है प्रधानमंत्री, गिरिधर, अजात शत्रु, पंकज, दशानन। इस तरीके से आपके दोस्तों ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये दोस्तों उदाहरण आपके दिए गए हैं बहुब्रीहि समास के। तो दोस्तों आपका जो चौथा समास है वो है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास को आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण और विशेष से अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित करता हो, तो दोस्तों वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे अगर दोस्तों आप उदाहरण में देखेंगे तो चरण कमल, मतलब कमल के समान चरण। तो यहाँ पर जो चरणों की तुलना है वो कमल से की गई है, तो यहाँ पर ये तुलनात्मक हुआ। इसी तरीके से मृग नयन, तो दोस्तों यहाँ पर जो मतलब बताया गया है मृग के समान नयन, तो यहाँ पर भी तुलना की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में सिंपली आप लोगों को यही याद रखना है, जहाँ पर जो शब्द है वहाँ पर तुलना का बोध कराए, जहाँ पर तुलना का बोध कराए, तो वहाँ पर आपका दोस्तों कर्मधारय समास होता है। अब दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अगला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो, जो पहला पद होता है वो प्रधान हो और अव्यय हो, प्रधान और अव्यय दोनों हो, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपका होगा अव्ययी भाव समास। और दोस्तों पहला पद जो है पहचान के लिए आपको याद रखना है, पहला पद क्या होगा? तो वो होगा आ होगा या अन होगा, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर उपसर्ग होगा, मतलब यहाँ पर जो आपका उपसर्ग होगा किसी शब्द से पहले जो लगाए जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। और यदि किसी शब्द का जो उपसर्ग है वो आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजीवन में आ है, आजन्म में आ है। अगर उपकार में आप देखेंगे तो उपसर्ग दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आकंठ, तो आकंठ में यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आ उपसर्ग दिया गया है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे यथावत, यानी जो है यथावत, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यथा जो है जो उपसर्ग है वो दिया गया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास आपका ट्रिक के साथ हो गया। अब दोस्तों है अगला है जो है वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आप किस तरीके से याद रखेंगे? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जिस समास का जो उत्तर पद है वो प्रधान हो और उन दोनों पदों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपका होता है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आई होप आपको यह समास का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा।